पर आधारित, हाँ, शक संवत पर आधारित होता है। शक संवत को कनिष्क राजा जो थे अपने राज्याभिषेक के समय 78 ईस्वी में लागू किए थे। समझ में आ गया कि नहीं? बकलुलिया उधर जाना चाहिए ना, उधर होशियार लड़की बैठती है उस साइड में, उधर जाइए, जगह है उधर, जल्दी जाइए, जगह नहीं उधर जाइए। हाँ, लेट से कोई आएगी किधर जाएगी? उस साइड में। अब तुम बकलुलिया बैठा कौन जी रही थी? जगह था वहां पे? जगह था नहीं, अब से बैठा रही है। हमेशा बोले इस साइड में, केवल इस साइड में होशियार लड़की बैठेगी, ऐसा बकलुलिया बैठ जाती है इधर। इधर कैसी लड़की बैठेगी होशियार? समझ में आ गया? हमको लगता है तब तक खाली रखना पड़ेगा। नहीं समझा सब? अब समझ में नहीं किया तो हम क्या करें? चलिए अब ध्यान देते इधर। हम लोग के संविधान जब लागू हुआ था तो उसमें विक्रम संवत यानी कैलेंडर जो फॉलो किया गया था विक्रम संवत, क्योंकि प्रस्तावना में भी देखिएगा ना तो लिखा हुआ था आज तारीख 26 नवंबर 1949 या मिति मार्ग शीर्ष सुक्त सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो प्रस्तावना में कौन से चर्चा है? किसका? शुरुआत में किसकी चर्चा थी? विक्रम संवत। हमारा संविधान कौन से संवत को फॉलो करता था? अब पहले किसे? विक्रम। अभी किसे? आजादी के कितने साल बाद? 10 साल, यानी 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957। अभी कौन सा महीना चल रहा है? चैत, बैसाख। बैसाख चढ़ गया। तो देखिए फरवरी का जो संवत का महीना होता है शक संवत, वो चालू होता है जो 22 महीने, अंग्रेजी महीने कितने तारीख से? 22 तारीख, इसलिए 2 महीना को कॉमन लेके चल जाएगा। जैसे चैत महीना चालू होता है तो 22 मार्च को चालू होगा, तो उसमें मार्च भी आएगा और अप्रैल भी आ जाएगा। मार्च भी आ जाएगा, अप्रैल। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। समझ गए कि नहीं? क्या टोटल कितने महीने? 12 महीने। गांव अपने दादा दादी से मिलिएगा जो पुराने लोग होंगे, वो इसी महीना को जानते हो। समझ में गए कि नहीं? क्या चैत बैसाखी सबको ही जानते होंगे। समझ में गए कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अभी कौन सा चल रहा है? चैत खत्म, बैसाख। हाँ, बैसाख। बैसाखी के समय ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हाँ बढ़िए। देखिए बाबू, हिंदी में जो कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होंगे उनमें 28 दिन होगा, और जो कैलेंडर सूर्य पर आधारित होंगे उसमें 30 दिन होगा। तो अंग्रेजी कैलेंडर जो है, तो कि पूरी दुनिया में अंग्रेजों का बोलबाला छा गया, हर जगह वो कब्जा कर लिए या फिर अपनी टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ गए, इसलिए हमारी मजबूरी बन गई, हमें इंग्लिश पढ़ना मजबूरी हो गई। वरना अगर हिंदुस्तान पूरी दुनिया में हावी रहता तो सब लोग क्या पढ़ते हैं? हिंदी पढ़ते। हिंदी तो इंडिया में हावी नहीं हो पाया। साउथ वाले लोग का एक अलग ही कंसेप्ट है, उनकी मूवी भी बहुत खतरनाक होती है साउथ, और ग्रेविटेशन अपना नियम भूल जाता है उस समय। मारेगा जब साउथ का हीरो ना, बाहर में गया गुरुत्वाकर्षण, बर्नौली का नियम वगैरह कुछ नहीं, मार नहीं आवे। अजब टाइप का होता है। सिगरेट पी कैसे है? धुआं मारे, गांव साफ। यहाँ एक गांव हुआ करता था, बहुत खतरनाक, लेकिन कहानी उन लोग की बहुत खतरनाक होती। आगे समझते हैं, समझिए ध्यान से। तो अंग्रेजी हमारी मजबूरी बन गई, पूरी दुनिया में अंग्रेज छा गए, व्यापार में आगे हो गए, टेक्नोलॉजी में आगे हो गए, हर चीज में आगे हो गए। उन लोगों में एक ईसाई पादरी थे जिनका नाम था पोप ग्रेगोरी। पोप ग्रेगोरी ने सन 1600 में एक कैलेंडर बनाया था जिसका नाम था ग्रेगोरियन कैलेंडर। हम लोग जो फॉलो करते हैं वो अभी वर्तमान में ग्रेगोरियन कैलेंडर। आज जो आप तारीख बता रहे ना 21 अप्रैल 2022, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का हिसाब से, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या जैसे कोई भी तारीख बताइएगा, आज अगर मान के चलिए अगर कोई 20 दिसंबर 2022 रहता तो कौन सा कैलेंडर था? ग्रेगोरियन कैलेंडर।
ग्रेगोरियन कैलेंडर सूर्य पर आधारित है, उसमें महीने 30 दिन के होते हैं। लेकिन मुसलमान जो होते हैं और हिंदू धर्म, ये दोनों अपने अलग कैलेंडर को फॉलो करते हैं। इस्लाम धर्म के हिसाब से वो हिजरी कैलेंडर को फॉलो करते हैं, वो भी चंद्रमा पर है। और हिंदू धर्म के हिसाब से ये शक संवत को फॉलो करते हैं, ये भी किस पर आधारित है? चंद्रमा पर। तो जो सूर्य पर आधारित होता है, सन पर, उसमें कितने दिन का महीना? 30। हम लोग को आदत किस महीने का है? 30 दिन का। कौन से कैलेंडर को? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही हम लोगों ने हमेशा से फॉलो किया है, इसी से हम लोग हमेशा याद भी रहता है यही वाला कैलेंडर। अब जो भी चंद्रमा किस पर आधारित रहता है? मून पर। इस जो भी कैलेंडर मून पर आधारित हो, इसमें कितना दिन? 28 दिन। अब इसमें हिजरी कैलेंडर होता है और शक संवत। हिजरी कैलेंडर और शक संवत। शक संवत पर हिंदू धर्म के सारे त्योहार है, हिजरी कैलेंडर पे इस्लाम धर्म। अभी रमजान का महीना चल रहा है, किस कैलेंडर के हिसाब से? हिजरी कैलेंडर के हिसाब से। अब शक संवत के हिसाब से कौन सा कैलेंडर? बैसाख। कौन सा है? बैसाख। अब दोनों में एक चीज देखिए, हम लोग जो रेगुलरली फॉलो करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर करते हैं, इसके हिसाब से कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल। कौन सा चल रहा है? अप्रैल। लेकिन अगर आप ध्यान से दीजिएगा चंद्रमा वाले कैलेंडर में, तो इसमें 28 का महीना है, समझ गया? 28 का महीना है। और अगर देखिएगा 28 का महीना, तो अंग्रेजी कैलेंडर से देखिएगा तो हर महीने ये 2 दिन पीछे हो जाएगा। अगर इस महीने 2 दिन कम है तो अगले महीने फिर 2 दिन कम हो जाएगा। ऐसे साल में 12 दिन, 12 महीने होते हैं, और उसमें से भी एक आध महीना 31 का होता है। यानी ओवरऑल साल भर में एक महीना क्या हो जाता है? पीछे होना। तो ऐसा क्या हो जाता है? पीछे हो जाता है। तो कुछ महीने 28 का हो जाता है, जैसे फरवरी 28 का हो जाता है। तो देखिएगा, अगर कोई भी त्योहार चंद्रमा पर आधारित है, कोई भी त्योहार चंद्रमा पर आधारित, तो उसके डेट फिक्स नहीं रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ क्या होगा? पीछे आएगा। जैसे जो कैलेंडर सूर्य पर आधारित होगा, जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर, गुड फ्राइडे फिक्स रहेगा, क्रिसमस फिक्स रहेगा, समझा गई नहीं? आपका ये मकर संक्रांति वगैरह तो दूसरा चीज हो जाता है, वो भी सुनिए ध्यान से। हम चलो मेरी और ध्यान से देखो। लेकिन अगर आप होली का त्योहार देखेंगे तो होली कभी मार्च के लास्ट में पड़ता है। होली कभी मार्च के क्या हो जाता है? लास्ट में पड़ जाता है। और कभी कभी वो मार्च के बीच में और कभी मार्च के शुरुआत में पड़ जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि चंद्रमा का महीना जो होता है 28 का होता है, और कभी ये हो जाएगा 29, जबकि सूर्य का महीना कितने का होता है? 30। कभी ये हो जाता है 31। समझ में आया कि नहीं? क्या? तो इस वजह से गड़बड़ाता है, ये कभी 28-29 होता है, वो 30 और 31 हो जाता है। इस वजह से हमेशा इसमें दिक्कत आती है। तो चंद्रमा पर जो भी कैलेंडर आधारित है, उस कैलेंडर से कोई भी त्योहार को अगर फॉलो किया जाएगा तो हमेशा फिक्स नहीं रहेगा, आगे पीछे होगा। लेकिन इन दोनों को चंद्रमा पर आधारित है। लेकिन हिजरी कैलेंडर जो है वो नॉर्मली चंद्रमा पर आधारित है। उसका त्योहार जो भी हिजरी कैलेंडर पे होगा, हर साल 11 दिन पीछे खसकते रहेगा, क्योंकि इसमें 28 और 29 का होता है। महीना कितने का होता है? 28 और 29। जब 28 का रहेगा तो 2 दिन का अंतर, 29 का रहेगा तो 1 दिन का अंतर। इस तरह करके 11 से 13 दिन हर साल क्या होते रहता है? पीछे आते रहता है। तो इसलिए देखिएगा, इस बार रमजान जो है और अप्रैल में चालू हुआ है, अप्रैल में हुआ, 3-4 साल बाद ये हो जाएगा मार्च में चालू हो जाएगा। ठीक है, रहेगा मार्च में हो जाता, तो से आराम रहता है। जून में हो जाता है तो ज्यादा ही खतरनाक है। सबसे सिंपल रमजान दिसंबर जनवरी में हो जाए पता नहीं चलेगा कोई रोजा है कि नहीं, बहुत आसान हो जाएगा बहुत। लेकिन जो सबसे खतरनाक समय होता है ना, यही होता है प्यास। 12 बजे के बाद तो 12 बजे के बाद दिमाग काम नहीं करता है। पिछले साल की ऊर्जा निकाल के काम चलाना पड़ता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कुछ एनर्जी बचल रे निकाल अब पिछले साल का ऊर्जा। तो हिजरी कैलेंडर में आप देख रहे हैं हमेशा पीछे जाएगा। ठीक है, जाना तो चाहिए शक संवत को, बट शक संवत में एक दिमाग लगाएगा। देखा गया कि हर साल 11 दिन घसक रहा है। इस साल 11 दिन, अगले साल फिर 11 दिन, 22 दिन, अगले साल फिर 11 दिन, लगभग 30 से 33 दिन। तो 3 साल के बाद में एगो एक्स्ट्रा महीना जोड़ देगा, मलमास। क्या जोड़ दिया जाता है? मलमास। तो 3 साल में जितना पीछे आया था, मलमास से फिर ठेल दिया कहां पर? बराबर।
अब फिर ही घसकेगा हर साल कितना दिन, 11 दिन, 11 दिन, 11, फिर 3 साल बाद क्या जोड़ देगा, मलमास। इसलिए देखिएगा हिंदू धर्म का जो त्योहार है और मुस्लिम धर्म का जो त्योहार है दोनों ही चंद्रमा पर आधारित है, लेकिन इस्लाम धर्म का हिजरी कैलेंडर में मलमास नहीं होता है। इस वजह से वो हमेशा ही पीछे घसकते जाता है और वो कभी रुकता नहीं। और हिंदू धर्म का भी त्योहार शक संवत यानी चंद्रमा पर आधारित है। ये 3 साल आपको पीछे घसकेगा और फिर कहां दिख जाएगा, बराबर दिन। होली इस बार कितने तारीख को था, 19 को था ना। इसके अगली साल कितने का होगा, वो 10 के आसपास हो जाएगा, 8-10 के आसपास हो, 12 तारीख को होगा अगले साल। ऐसे घसक के आ जाएगा 3-4 तारीख तक, और आप फिर उठा के जब मलमास लगे चल जाएगा 28-29 को। तो देखिएगा हमेशा होली ऐसे ही पड़ेगा। एक बार पड़ेगा लगभग 30 तारीख के लमसम में, एगो 15-20 के बीच में, एगो 1 से 5 के बीच में, फिर लगेगा मलमास चल जाएगा आगे। तो बस एक ही कंसेप्ट समझिए, ये दोनों सेम ही है, बस इसमें किसकी व्यवस्था है। मास मतलब क्या होता है, महीना, मास मतलब महीना, मलमास जोड़ दिया जाता है। जो महीना एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है, इस एक्स्ट्रा महीना को क्या कहते हैं, मलमास कहते हैं। और मलमास में लोग चिकन मटन नहीं खाते हैं, अच्छा सुनते हैं लोग नहीं खाते हैं। हाँ हाँ, धार्मिक कार्य भी नहीं होता, बड़ा नियम कानून है भाई। ये सब चीजें बाबा दादा बताएंगे आप लोग, कौन कौन काम होता है, कौन कौन काम नहीं होता है। हम लोग को ये सब उतना आइडिया भी नहीं है, क्या होना चाहिए क्या नहीं। खैला के बाद नहीं पता चलता है कौन दिन था रे आज। कहा गया आदमी अब यहाँ पर उतना भी। अब उतना लोग पहले के वक्त में, मतलब आज से 30-40 साल पहले ये सब नियम कानून बहुत माना जाता था। इस दिन चिकन बनेगा, इस दिन नहीं बनेगा। अब धीरे धीरे लोग 5G होते जा रहे हैं। मलमास में शादी हो सकता है, हाँ? अब इसमें शादी में शुभ अशुभ क्या होता है भाई, देखिए अगर लड़का लड़की का मेंटेलिटी समझने वाला होगा, किसी भी महीने में शादी कीजिए शुभ रहेगा। लेकिन अगर मेंटेलिटी ये आ गई कि नहीं हम तुमको नीचे दिखाएंगे, तुम्हारा गलती रहेगा तो थोड़ा झाड़ के ऐसा करेंगे कि तुम्हारे अंदर, तब तो कोनो महीना में भी कीजिए, लगन में कीजिए तो भी नहीं होगा। हमेशा गलती पर किसी को उतना ही बोलिए ताकि वो सुधर सके, और गलती कोई भी करे उसको अकेले में समझाइए, क्योंकि सुधरना उसको है, दुनिया को नहीं। लेकिन सबके सामने में बोलता है सब। कभी भी एगो शादी ब्याह में नहीं, कई गेस्ट आते हैं, एक तो बेचारा पता नहीं कौन था, हम नहीं जान रहे, शादी में तो दुनिया भर का लोग आता है, कौन किसको पहचान रहा। वो जो अपनी वाइफ को सबके सामने डांट रहा था, अजीब टाइप का लग रहा था, बेचारी सुन रही थी। हालांकि वो अलग बात है, घर जाके सुनाएगी उनको, घर जाके क्या सुनाएगी बेचारी, जब वहां नहीं सुना 3 दिन मुंह फुला के बैठेगी और क्या करेगी। लेकिन उस घोंचू को तो समझ होना चाहिए ना, सबके सामने काहे डांट रहा है। कहीं पे भी किसी को भी इतना बोलिए ताकि उसको रियलाइज हो कि उसने गलती किया है। लास्ट में थोड़ा सा तारीफ कर देना चाहिए, समझा कि नहीं। हम भी लड़का सबको डांटते हैं चाहे लड़की सबको, उसके बाद थोड़ा सा कह देते हैं, नहीं कह देते हैं। अभी हम इधर कह देते बकलोलिया बेटी, फिर बबनी कोई दिक्कत नहीं ना, कहते हैं लड़की कहती से ना बकलोलिया बोले तो क्या हुआ, लास्ट में बबनी बोले ना। हाँ? आगे बढ़ जाते हैं, चलो देखो ध्यान से। इतना हो गया आपका, संवत खत्म हो गया। इसके बाद आपका है प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल बोलते हैं अंग्रेजी में, प्रस्तावना बोलिए या उद्देशिका। प्रस्तावना या उद्देश्य, प्रस्तावना ठीक है, उद्देशिका में दुखेगा, गलती मत हो जाए। आप समझिएगा, प्रस्तावना ठीक है ना, उद्देशिका में प्रस्तावना और दे दे, प्रस्तावना समझे, वो गलती हो जाता है, वो गलती हो जाएगा लिखने में। कोई आप लोग तो समझदार हैं, नहीं समझ जाते हैं, आप लोग को समझ में आ जाता है कि नहीं। लड़की सही रहती है, सब पता नहीं चलता इनसे कोई गलत हुआ है कि सही में, यही कचरा है सब। कोई बात नहीं रहता है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कह देंगे पॉलिटिक्स खत्म, इतना
संस्कारी होती है, कहती है कोई बात नहीं, खत्म, सीखो तुम लोग कुछ संस्कार। ऐसी बात नहीं है सर। हम कौन सा कहते हैं कि ऐसी बात है, हकीकत में ऐसी बात नहीं है, हमको भी पता ऐसी बात नहीं है। ऐसा थोड़ी, इतना बेवकूफ थोड़ी है सब, इतना नहीं ना है जी आप लोग बेवकूफ। हाँ। चलो देखो, प्रस्तावना को जब भारत का संविधान निर्माण किया जा रहा था तो प्रस्तावना बनाने के लिए, उद्देशिका बनाने की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू को दी गई थी। उन्होंने संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। ये आपको आगे पढ़ना है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में। अभी संविधान खत्म हो जाए, इस हफ्ते आपका संविधान समाप्त हो जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया वो अमेरिका के मॉडल पर प्रस्तावना प्रस्तुत किया। हम लोग का प्रस्तावना किस मॉडल पर आधारित? अमेरिका। कहेगा कि प्रस्तावना कहां से लाया गया? अमेरिका। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से लाया गया? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा और प्रस्तावना की कंसेप्ट अमेरिका से लाया गया। प्रस्तावना ये बताता है कि संविधान निर्माताएं संविधान किस भाव से बना रहे थे, अतः उनकी मनोभावना, उनका भाव, उनका उद्देश्य, संविधान बनाने की जरूरत, संविधान की मुख्य भावना, ये सब किस में झलक जाती है? प्रस्तावना में झलक जाती है। अतः प्रस्तावना को संविधान की क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। प्रस्तावना के संविधान की क्या कहते हैं? कुंजी। संविधान शुरुआत होने से पहले किसकी शुरुआत हो जाती है? प्रस्तावना की। संविधान की कुंजी कहते हैं। प्रस्तावना इस बात को बताता है कि आप क्या, किस उद्देश्य से आप आ रहे हैं, संविधान क्यों। जिस तरह ब्याह में शादी का कार्ड होता है ना, वो में देखिएगा अगर चाचा का नाम छूट गया, समझिएगा ओकरा से का जम नहीं रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ब्याह का कार्ड नहीं छपता है, नहीं छपता है, स्वागत करता में छपता है। जैसे तुम्हारा नाम कौन? युवराज अकोटा, नहीं समझे? तो ब्याह शादी होगा तो पहले लड़का का नाम लगेगा ऐसे, युवराज वर्सेज कोटा। तो ऐसे वर्सेज नहीं होता। ओ, अरे यही होता है। वो पहले ऐसे लिखा जाता था। पहले क्या लिखा जाता था? वेट्स। अभी क्या लिखा जाता है? वर्सेज लिखा जाता है। शादी ब्याह में अब क्या लिखाएंगे? लड़वाना थोड़ी होता है, मुकाबला होता है। ठीक नहीं है जी। चलो ध्यान दो इधर, सुनिए ध्यान से। जिस तरह से आप ब्याह शादी का कार्ड देख के भाव सारी चीजें समझ सकते हैं ना कि तिलक कहिया होने वाला है, बारात कहिया होगा। हम लोग तो कार्ड देख के बस ही देखते थे कि खियाएगा कहिया, तो अपन ब्याह करते रहियो, खियाई तो कहिया तुम। नहीं समझे? तो उसी तरह संविधान में आप प्रस्तावना देखकर संविधान की मूल भावनाओं को समझ सकते हैं कि संविधान बनाने के लिए जो निर्माता थे, संविधान निर्माता, उनकी क्या भावना थी, वो भारत को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते थे। कहेगा संविधान निर्माताओं की भावनाएं कहाँ दिखती हैं? प्रस्तावना। संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? कहाँ कहते हैं? प्रस्तावना में। प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोग, देखो हम भारत के लोग, हम भारत के लोग का मतलब होता है कि यह संविधान किसके द्वारा बना है? भारत के। आप बनाए हैं तब कैसे कह दिया हम भारत के लोग? देखिए संविधान सभा का जब निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा में 389 सदस्यों का निर्वाचन हुआ और वह 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि की बात कही गई थी। अर्थात एक जो प्रतिनिधि था वो कहां से चुना गया था? 10 लाख। यानी उस प्रतिनिधि की बात किसकी समझी जाती थी? 10 लाख लोग। आज भी यही परंपरा है, 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद। तो वो सांसद जो बोल दिया माना जाता है कि 10 लाख लोगों ने वही बात बोला है, तो क्योंकि उसी के हिसाब से उसे माना जाता है। तो हम भारत के लोग कहने का सेंस है कि भारत का संविधान किसने बनाया? भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। तो देखिए हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है सोवर्निटी, मतलब हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे,
हमारा देश के लिए जो सही रहेगा वही करेंगे। ये नहीं कि रूस कुछ कह दिया तो हम कर दें, इजराइल के हिसाब से चले, अमेरिका ऐसा होता है। हम क्या है, प्रभुत्व संपन्न यानी सोवरेनिटी है, हमारे ऊपर किसी का राज नहीं चल सकता। अफगानिस्तान वार में हम लोगों ने भी कुछ नहीं कहा, यूक्रेन पिटा रहा है, हम लोगों ने भी नहीं कुछ कहा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यूक्रेन को लग रहा है कि रूस उसको हराना चाह रहा है, गधा रूस तुम्हारा कमर तोड़ना चाह रहा है, तोड़ दिया है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है। हमेशा गुस्से में ध्यान से रखिएगा, गुस्से में अपना घाटा नहीं दिखता। हमेशा देखिएगा लड़ाई झगड़ा में ना आपको ये दिखेगा दूसरे को कितना लॉस किए, एक बार ये सोचिएगा आप कितना लॉस किए। और सबसे बड़ा लॉस होता है मेंटली लॉस। आप झगड़ा वगड़ा नहीं करेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे। लड़ाई झगड़ा हो गया, दिमाग पे क्या रहेगा? टेंशन रहेगा, दिमाग पर टेंशन रहे। बिहार के आगे न बढ़ने का सबसे मुख्य कारण यही है। यहाँ बेचारा कोई बिजनेस कर रहा है, कोनो आया गांव का, कोनो समोसा छान रहा है, एगो समोसा खा गया, पैसे में नहीं दिया, तो बेचारा उसको मेंटली उसको हैरेसमेंट हो जाता है। अजब चीज होता है यहाँ पर। अरे यार एक समोसा 5-6 रुपए का आता है, 10 रुपए का। अरे तो कोई भी इंसान अगर इतना पावरफुल बनता है 10 रुपया नहीं दे सकता है, उसको तो और ज्यादा दे देना चाहिए। लो, लेकिन नहीं। इस आप मुंबई चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, कोई भी बड़े शहर में ऐसा कोई ऑफिस नहीं मिलेगा जहां पर आपको 10-20% वर्कर बिहारी न मिले, कोई नहीं मिलेगा। और स्किल्ड वर्कर वहां मिलेंगे, काम अच्छा से करते हैं। रीजन जानते हैं क्या? यहाँ से बेचारे सता दिए गए, टॉर्चर कर दिया है उसको। मतलब एगो समोसा, एगो हम देख रहे थे बेचारा ठेला पे चाट बेच रहा था और फुचका, कितना कमाता होगा? उसको 4-5 गो आया, सब खाओ के चाट, कब हमरा से पैसा लगे, हमरा से पैसा। अजब हाल है यार, बेचारा कितना कमाता होगा वो। सबका कितना ही कमाई हो तो उतना का तो सामान लगा देता है। उसका दो तरह का चीज होता है, एक होता है गुड्स यानी सामान, एक होता है सर्विस। तो सामान में प्रॉफिट ज्यादा नहीं होता है क्योंकि उसका अपना सामान भी लगा, और सर्विस में प्रॉफिट ज्यादा होता है। हम लोग का सामान कौन सी लगा? बेंच कुर्सी कैपिटल है ये, एक बार लग गया सब इसी पे पड़ेगा। हालांकि ये बात अलग है कि सर्विस सेक्टर में कैपिटल बहुत हैवी लगता है, ज्यादा इन्वेस्ट लग जाता है। तो चलिए अब देखिए ध्यान से, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न का मतलब समझ आ गया ना? हमारी प्रभुसत्ता किसके पास है? संसद के पास। किसके पास है? संसद। भारत की प्रभुसत्ता संसद। संसद को कोई नहीं रोक सकता है कोई भी काम करने के लिए, जबकि विधानसभा को रोका जा सकता है। आर्टिकल 365 केंद्र सरकार का दिशा का निर्देश मानना किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार। लेकिन क्या ऐसी कोई जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है? तो भारत की संप्रभुता किसके हाथ में है? हाँ, नहीं समझ में आया? आगे बढ़ जाए तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी का मतलब होता है कि सरकार का यह दायित्व तो रहेगा कि समाज के गरीब लोगों का भी ध्यान दे। समाज के किसका ध्यान दे? गरीब लोगों का। इसीलिए सरकारी ट्रेनों का होना जरूरी है। सरकार का उसमें गरीब लोग भी चल सकते हैं। सरकार का एक सरकारी हॉस्पिटल होता है जिसमें गरीब लोग भी जाके इलाज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हॉस्पिटल होता है जिसका कोई हद नहीं, बेचारा सब समझे में नहीं आता है कि ये डॉक्टर है कि मरीज है। समझ, एक के 4-5 को दवाइयां रख ले, वह चलाते रहेगा। यहाँ पर सरकारी स्कूल भी होते हैं, सरकारी स्कूल के मास्टर लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। ऐसा थोड़ी है कि उनको नॉलेज नहीं है। और पढ़ाने में जाता कितना चीज है, सिलेबस फिक्स है। नॉलेज नहीं हो रहेगा तो उसको अच्छा से बता दीजिएगा कि नहीं यही चीज पढ़ाना, तो अंगूठा छाप थोड़े रहता है वो। पढ़ाना किस तरह से ये बताना चाहिए। हालांकि ये नहीं है, लेकिन प्रस्तावना में लिखा है कि समाजवादी मतलब समाज का ध्यान रखना है। हर चीज प्राइवेट हो जाएगा तो प्रस्तावना का समाजवादी उड़ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रह जाएगा समाजवादी। ट्रेन प्राइवेट हो गया काम खत्म, समाजवादी हो गया वहां पर। उसको जो तेजस एक्सप्रेस प्राइवेट है, जितना % टिकट बिक गया उतना महंगा हो जाता है। 10% टिकट बिक गया ना तो उसका टिकट में कितना महंगा हो जाएगा? 10%। अब 50% टिकट बिक गया तो 50%। आखिरी टिकट लेने जाइएगा तो दूना रेट में मिलेगा। जबकि आप नॉर्मल ट्रेन को खरीदिएगा, जिस रेट में पहला टिकट उसी रेट में आखिरी टिकट। ये क्या है? समाजवादी। तनी फ्लाइट में बैठिए तो अगर 1 हफ्ता पहले टिकट लीजिएगा पटना से दिल्ली का, आपको मिलेगा 4000 में। 2 दिन पहले लीजिएगा 5000, वही दिन ये लीजिएगा तो 10-15 हजार हो। हम तो 18 हजार तक में गए।
तत्काल का एकदम तुरंत अभी खड़ी है फ्लाइट लेके जाइए यहाँ पर, तो कभी इमरजेंसी में जाना पड़ता है। तो क्या ये समाजवादी है? नहीं, समाजवादी नहीं है। तो संविधान में क्या बोला है? समाजवादी भी रहना है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या था? एक होता धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है सरकार धर्म से मतलब बैर रखेगी। धर्म और सरकार, जैसे सरकार और गुंडा में कैसा रिलेशन रहता है? हालांकि पर्दे के पीछे तो अच्छा ही रिलेशन रहता है, ऐसे सामने अच्छा रिलेशन नहीं रहता है। उसी हिसाब से कहा गया कि धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि आप धर्म को मनबे मत कीजिए, मतलब धर्म से दूरी बना के रहे, मतलब धर्म से बैर रख लीजिए। अब पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि धार्मिक मामले में आप हस्तक्षेप नहीं कीजिए, धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कीजिए। तो भारत पंथ निरपेक्ष है कि धर्म निरपेक्ष? पंथ निरपेक्ष है। हमारे यहाँ धर्म को नफरत के नजर से नहीं देखा जाता। धर्म निरपेक्ष एक निगेटिव वर्ड है। धर्म निरपेक्ष कैसा वर्ड है? निगेटिव वर्ड, कि हम धर्म वाला चीज रहेगा तो भाग जाएंगे, ऐसा नहीं है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि सरकारी पैसे से धार्मिक कार्य को नहीं करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? अगर धार्मिक कार्य को नहीं करेंगे। अब प्रधानमंत्री को आप किसी धार्मिक चीज में बुला सकते हैं तो आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आ सकते हैं, लेकिन वहां वो देश को सर्वोपरि रखेंगे, धर्म को हावी होने नहीं देंगे। हालांकि राजनीति में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि किसी को भी सबसे, दुनिया कार्ल मार्क्स ने कहा था सबसे बड़ा नशा धर्म का नशा। शराब का नशा 24 घंटे में उतर जाता है, धर्म का नशा कभी नहीं उतरता है। और याद रखिएगा, आप धर्म के लिए कभी मत लड़िएगा। धर्म को फॉलो करने के लिए ना, धर्म के पास अपना नहीं, उसे धर्म आपका इस आधार पर बढ़ता है कि आपकी परवरिश किस परिवार में हुई। कोई किसी धर्म का रहेगा, अगर आपको कोई ईसाई का लड़का है हॉस्पिटल में 2-3 महीने का, उठा के आप उसे किसी सिख के घर में पालन कर दे, 10 साल बाद मिली वो पगड़ी बांध के घूमेगा। इसका मतलब धर्म की अपनी पहचान नहीं है। धर्म आपका वही है जो आपके माँ बाप ने आपको सिखाया, इसलिए धर्म के हिसाब से मत लड़िएगा। आम का पेड़ ईसाई के घर से उठा के सिख के घर लगाएंगे तो क्या निकलेगा? आम निकलेगा। लेकिन ईसाई का लड़का सिख के घर पलेगा तो क्या बन जाएगा? ईसाई। ईसाई की जगह क्या बन जाएगा? सिख। हिंदू का लड़का मुस्लिम के घर परवरिश हो जाएगा, क्या बन जाएगा? मुस्लिम का लड़का 2 साल का उठा के दे दीजिए सिख, कहां पे भेज दीजिए? किसी दूसरे धर्म में मुसलमान, वो क्या बन जाएगा? मुसलमान। यानी उसकी अपनी कोई पहचान नहीं, वो डिपेंड करता है परवरिश। आपका धर्म क्या है? जो आपके माँ बाप ने दिया। समझ में गया कि नहीं? जिस धर्म में आपको मिला है उसे हम लोग, किसको क्या पता? आंख खुला तो पता चला ऐसे ऐसे करना है, औ गलत है। होता कब कि आपको सारे धर्म मिलते, मैं 18 साल के हो जाते तो ऑप्शन मिलता, देख भाई तुमको सब चीज पता है, ये धर्म ये धर्म ये धर्म, कौन अपनाना चाहते हो? उस हिसाब से तब सिख आगे बढ़ जाते। भूखमरी मारना है पूरी दुनिया से, भूखमरी खत्म करना है, गरीबी खत्म करना है, तो वहां सिखों को बसा दीजिए, किसी को वो भूखा सोने नहीं देंगे। आज भी देखिएगा दिल्ली में बंगला साहिब गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा, चांदनी चौक गुरुद्वारा, कभी वहां कोई भूखा नहीं सो सकता है। तो अगर भूखमरी हटानी है देश से तो वहां किसको बसा दीजिए? बहुत बेचारे, मतलब क्या बताए, मानवता देखना है तो उनसे सीखिए। अब बहुत बेहतरीन खाना भी खिलाते हैं, बड़का पराठा एकदम। अब बहुत वो लोग भी, और उन लोग की ना मेंटेलिटी भी वही होती है, लूट खसोटने वाली नहीं होती है। गाड़ी चलाएंगे बेहतरीन, मैं निकला गाड़ी लेके, नहीं तो ढाबा वगैरह बेहतरीन चलाएंगे, बड़े बिजनेस को करेंगे, फौज में जाएंगे, खेती करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि किसी का लूट खसोट लो। ऐसे बहुत आपको ना बराबर ही भिखारी मिल सकते हैं। हमको तो आज तक देखते नहीं किए। अब ये अलग बात है कि पटना एरिया में यहाँ पे सिख लोग की थोड़ी सी कमी है, भाई पंजाब हरियाणा दिल्ली में बहुत ज्यादा मिलेंगे, बट यहाँ पे भी हैं लोग, बहुत लोग हैं। पटना सिटी में देखिए गुरुद्वारा है, वहां पे भी जाके कभी गए होंगे खाना वाना खाने, हम लोग भी गए। हम आराम से बैठिए, हाथ पैर धो के चुपचाप बैठिए, लीजिए इस तरह आराम से रोटी, अभी नहीं के नाम से दुगो, आपको एकदम अच्छा से खिला के जाते हैं। आगे बढ़े तो बताइए, भारत पंथ निरपेक्ष है कि धर्म निरपेक्ष? हाँ बताइए, हमें धर्म से मतलब बैर रखना है कि न्यूट्रल रहना है? न्यूट्रल रहना है। तो भारत कैसा है? पंथ निरपेक्ष है। कैसा है? पंथ सेकुलर कंट्री है। कैसा कंट्री है? सेकुलर। कैसी कंट्री है? सेकुलर। लेकिन चुनाव जीतने के लिए जो जिस धर्म का रहता है, जो जिस जाति की रहती है, उसी की बात करता है। याद रखिएगा एक चीज स्पष्ट समझ, कभी भी घर का विभीषण ही लंका गिराता है।
याद रखिएगा। तो जो बार बार आपके धर्म को जोर दे रहा है वो अपने फायदा के लिए कर रहा है, हमेशा अपने फायदा के लिए। कभी भी इस सब चीजों से दूरी रखिएगा। संविधान क्या है? पंथ निरपेक्ष सेकुलर कंट्री है। भारत कैसा कंट्री है? सेकुलर। समझ आ रहा है सेकुलर की नहीं? क्या यहाँ कभी धर्म हावी होगा? नहीं। देखिए, लेकिन संस्कृति जो है वो अलग होती है, रिलीजन और संस्कृति अलग होती है। समझ में कि नहीं? अमूमन यहाँ कोई किसी से मिलता है नमस्कार कर देता है, इसको धर्म से जोड़ के मत देखिए। ये क्या बन चुकी है? एक संस्कृति बन चुकी है, संस्कृति है, ये धर्म नहीं है। आप देखिएगा कोई भी किसी को भी कोई मिलता है तो आदमी क्या कर देता है? नमस्कार कर देता है, उसका बिना धर्म जाने हुए। तो ये क्या बन चुका है? तो संस्कृति बन चुका है। समझ में कि नहीं? किसी को दिक्कत नहीं ना? हम कभी कभी किसी को फोन कर देते हैं, हम उधर से बोलते हैं नमस्कार, वो उधर से कहता है अस्सलाम वालेकुम, कहते भाई यही तो भारत है। यही क्या है? भारत, असली भारत यही। किसको धर्म से मतलब नहीं होना चाहिए, देश से मतलब होना चाहिए। और हम आजाद इसलिए हुए थे क्योंकि हम हिंदुस्तानी थे। बस आजादी हमें इसीलिए मिली थी, हम हिंदुस्तानी थे, और आजादी ने हमें हिंदू मुसलमान बना दिया। इसलिए आज भी हम लोग ठोकर खा रहे हैं। वरना किसी जो हमारे 1990 में स्वतंत्र हुआ जर्मनी, हमसे कितना आगे निकल गया। जर्मनी बने हुए को 32 साल हुआ, 30-32 साल का जर्मनी आज हमसे कितना आगे निकल गया। क्योंकि वहां केवल और केवल क्या है? जर्मनी के देश है, वहां धर्म हावी नहीं होता। वहां पर जापान 2-2 परमाणु बम झेल लिया हमारे साथ, हमसे पहले परमाणु बम लगा 1945 में, उसके बाद 2011 में उसका अपना परमाणु रिएक्टर ब्लास्ट कर गया। लेकिन फिर भी आज कितना आगे निकल गया, आगे कि नहीं आ गया? इजराइल इतना छोटा सा देश कभी धर्म हावी नहीं होने देता है, कभी नहीं हावी होने देता है किसी को भी वहां पर। तो जो भी देश आगे बढ़ेगा, कोई मोहल्ला या परिवार आगे बढ़ेगा, तो याद रखिएगा आपको इस पर फॉलो करना ही पड़ेगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, वैसे जैसे पीछे है तो पीछे से कौन रोक सकता है? जो समस्या है आगे बढ़ने से फॉलो कीजिएगा, आप कहां चल जाएंगे? पीछे चल जाएंगे हमेशा। इस चीज में स्टूडेंट लाइफ में 2-3 चीजों से दूर रहना है। एक लाल पीला हरा करने से दूर रहिएगा, और एक धार्मिक चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व मत होइएगा। आप पूजा पाठ अपना कीजिए, जो जिस धर्म के है नमाज पढ़िए, पूजा पाठ कीजिए, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मत होइएगा। रीजन क्या है कि अगर हम बोल देंगे तो आपको कई लोग बुरा मान जाते हैं। यहाँ धार्मिक चीजों में कोई आपके लिए एग्जाम नहीं देना पड़ता है, कोई कैटेगरी नहीं है कि किस मेंटेलिटी का लोग वहां जाएगा। तो अमूमन देखते हैं ना कि जो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाता है, यूपीएससी वगैरह नहीं निकाल पाता है, मतलब जो सेलेक्टेड लोग हैं वो समाज में चले जाते हैं, और जो रिजेक्टेड लोग हैं वो धार्मिक मामला देखने लगते हैं। आप बताइए, इसके लिए भी एक प्रॉपर होना चाहिए कि नहीं आपको, कि आपका इतना पढ़े होना चाहिए, ठीक है, आपका उसका भी अपने धार्मिक हिसाब से एग्जाम ले लो। तो कम से कम ऐसे लोग आए जो समाज में जहर ना घोले। आप हर धर्म में कुछ ऐसे लोग देखेंगे ना आपको, जब 5 मिनट बोल दिया तो बहुत है, वो जहरे बोलबे करेगा, वो कमो बेश हर सब में 2-4% ऐसा मिलेगा, और उसको कौन भेजता है ये नहीं समझ में आता है। टीवी पे देखिएगा, पकड़ के लाएगा सर न्यूज वाला, नहीं समझ में आया। हमरे बस चलता ना तो होगा, पहली बात कहते डिबेट बाद में होगा, बाद में डिबेट। पहले बिहारी मुआड़ा एकदम गांव से चैली ले जाओ, डिबेटे में धो ससुरन को। सच में बैठ के यहाँ जहर बोलेगा। तो बताइए, हम लोग धर्म निरपेक्ष की पंथ निरपेक्ष? पंथ निरपेक्ष है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 या मिति मार्ग सिर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा यानी सब मिलकर इस संविधान को अलंकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। यह संविधान की क्या है? प्रस्तावना। इस प्रस्तावना में आप देखेंगे समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये फ्रांस की क्रांति का नारा था। समानता होनी चाहिए, सब में क्या होनी चाहिए? समानता। और जब जब आप में समानता दिखेगी, आप सबको झुका सकते हैं, कितना भी बड़ा सत्ता रहे, आप समानता के नाम पर सबको झुका सकते हैं।
2022 की शुरुआतें हुई थी समानता के नाम पर। याद कीजिए, पूरे हिंदुस्तान का स्टूडेंट एक साथ हो गया था कि नहीं हो गया। अभी कुछ दिन पहले हमको दिल्ली में थे तो एक राजस्थान के बहुत एक आदमी मिले थे हमसे, टीचर। उन्होंने कहा कि थैंक यू सर आपका। हम कहा कि सर यूपी बिहार वाला अगर आगे नहीं निकला रहता ना तो हम लोग सोच ही रहे थे लोग कि करे कि नहीं करे हम लोग यहाँ। हम कहे कोई दिक्कत नहीं, कहे सर हम लोग का तो नौबते नहीं आया। हम कहे कोई बात नहीं, कोई बड़का आंदोलन देखिएगा, गांधी जी भी कहां से चालू किए थे, चंपारण। तो यहाँ पे क्रांति, बलिया आजादी से पहले आजाद हो गया था। तो यूपी और बिहार का ये सटा हुआ एरिया है ना, ये क्रांति में क्या रहता है, दम आगे रहता है। इलाहाबाद में स्टूडेंट को भले घुस पीटा गया, हॉस्टल में घुस के पीट दिया गया, वहां पर हम लोग के ऊपर बड़का बड़का एफआईआर कर दिया गया और भले बोला गया कि खान सर से एफआईआर हटाना चाहिए, बाद में 2 और जोड़ दिया। हाँ देखिए, चिराग जो होता है ना, दिया, उसका अपना कोई घर नहीं होता, जहां जलाएंगे वहां रोशनी करेगा। आज हमको क्लासरूम में रखिए, जेल में रखिए, जहां भी पढ़ाएंगे वहां भी पढ़ाएंगे, जेलर को पढ़ाएंगे, नहीं समझे? जेलर को पढ़ाएंगे, उसको भी समझ में आएगा कि उसको गलत करने के लिए मजबूर किया गया है, दरवाजा खोल दो, नहीं समझा? और कितना बड़ा जेल है जिसमें हमारे इतने विद्यार्थी अट सकते हैं, नहीं अट सकते? अटेगा जी कहीं? ये सब आ जाएगी, सब जेलर को पीट देगी सब, कहीं बाद में हो तो पहले। इसी सबसे इसी सबसे भर जाएगा जेल। कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? जेल, नहीं समझे? तो क्रांतिकारी जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे, गांधी जी ने कहा। भगत सिंह को शहादत कहाँ मिली थी? जेल में। एक और शहादत होगा, क्या दिक्कत है? वो लड़े थे अंग्रेजों से, हम लोग लड़ेंगे चोरों से, नहीं समझे? तो हमेशा समाज में एकता रखिए। जिस दिन आप एक रहेंगे उस दिन झुक जाता है। किसान में देखिएगा, किसान आंदोलन में 1.5 साल समय लगा, लेकिन गवर्नमेंट झुक गई। अभी प्रधानमंत्री को वापस लेना पड़ गया विधेयक। आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक डिसीजन हो सकता है। प्रधानमंत्री बहुत प्रचंड बहुमत से जीते। नरेंद्र मोदी को पीछे हटने का मतलब समझे, ब्रह्मा की लकीर है उनकी बात को, और पीछे खींचने का मतलब समझ रहे हैं। हालांकि मीडिया ने पूरा कोशिश किया, इनको खालिस्तानी घोषित कर दो, आतंकवादी घोषित कर दो, कुछ कर दो, लेकिन नहीं हुआ, वहां ऐसा नहीं हुआ। तो 20 कन्याओं का काम है यही, नहीं समझ में आया? खान ने ट्रेन चलाया ना। आगे बढ़ जाते हैं। किसी को दिक्कत बताइए? प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता शब्द कहां से आया? फ्रांस की। हाँ, फ्रांस की। बंधुता मतलब आपस में भाईचारा के तरह, आपस में भाईचारा के तरह। नेतवा नहीं रहता तो हर जगह क्या रहता? भाईचारा ही रहता सब। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबरी मामला और चंपकम दोराई राजन, 2 मुकदमे ऐसे थे, बेरूबरी और चंपकम दोराई। कौन कौन? बेरूबरी और चंपकम दोराई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन जब केशवानंद भारती का मामला है, उसमें कितने जज थे? 13। संवैधानिक पीठ में कम से कम कितने जज होने चाहिए? कम से कम 5। केशवानंद में 13। तो बेरूबरी में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, चंपकम दोराई राजन में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती में कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। सुप्रीम संसद इसमें संशोधन कर सकती है और यह संविधान की आत्मा है। देख रहे हैं सुप्रीमो कोर्ट को। एक बार मानिए नहीं रहा था, अब माना तो जो आत्मा मान लिया। इसका मतलब इससे पहले बिना आत्मा का जी रहा था। यही ना आर्टिकल 337, 137 न्यायिक पुनरावलोकन, मानिए नहीं रहा था, उसका माना तो क्या मान लिया? आत्मा। तो इसमें 2 चीज समझिएगा। भीमराव अंबेडकर साहब ने प्रस्तावना को आत्मा नहीं कहा, बल्कि आर्टिकल 32 को, और सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक प्रॉपर भाग है। क्या है? प्रॉपर भाग। तो कहेगा किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? प्रस्तावना। एगो लड़का मार दिया था, किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? भाग 3। हम कहे काहे मारा रे? तो कहा सर इसी में ना आता आर्टिकल 32। अरे भैया आर्टिकल 32 तो भाग 3 में 12 से 35 तक ना आता है, तो एगो के चक्कर में पूरा भाग को समेट के
कहेगा? तो जब कहेगा अनुच्छेद किसे कहते हैं संविधान की आत्मा? हाँ, आर्टिकल 32। किस भाग को संविधान की आत्मा? प्रस्तावना। किसे? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट। एम हिदायतुल्लाह थे उस समय, एम हिदायतुल्लाह। बाद में जाके उपराष्ट्रपति बने थे, करवाक राष्ट्रपति भी बने थे, अब भारत के मुख्य न्यायाधीश भी थे। ऐसा तो होता है किसी किसी का नसीब। सोचिए, राष्ट्रपति भी बने, उपराष्ट्रपति बने, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने, सब बड़का पद पे, प्रधानमंत्री छोड़ के। लेकिन ऐसे तो देखेंगे सब बड़ा बड़ा पद है और किसी को बेचारा को नौकरियों नहीं लग रहा। आगे बढ़ जाए, आर्टिकल 32 वगैरह सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? संविधान में कहीं पे भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं है, जबकि भारत एक फेडरल यानी संघ है। यहाँ राज्य का अलग कानून और हाँ संघ, फेडरेशन नहीं, यूनियन है। संघ और फेडरेशन दोनों का हिंदी क्या? यूनियन और फेडरेशन दोनों का हिंदी क्या होता है? संघ होता है। क्या होता है? संघ। तो भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग है? वयस्क मताधिकार का प्रयोग है? नहीं। संविधान में संघ और वयस्क मताधिकार शब्द का प्रयोग नहीं है। एकता अखंडता शब्द संविधान में बाद में जोड़ा गया था, प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना। आपको पढ़ा दिए, बताइए। एकता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता अखंडता कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। संविधान प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार। हाँ, एक। कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन। कितने शब्द जोड़े गए? केशवानंद भारती में क्या संविधान का अंग माना गया प्रस्तावना को? केशवानंद में माना गया था। अब बेरूबरी में चंपकम दोराई राजन। प्रस्तावना किस देश से लाया गया? अमेरिका। प्रस्तावना की भाषा? संविधान निर्माताओं की मनोभावना कहाँ दर्शाती है? संविधान के आदर्श यानी उद्देश्य कहाँ दिखते हैं? प्रस्तावना। संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? हाँ? संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को आत्मा का? क्या प्रस्तावना में संघ शब्द का प्रयोग है? मताधिकार का प्रयोग है? हाँ? नहीं। किस भाग को संविधान की आत्मा? प्रस्तावना को। किस अनुच्छेद को? प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता कहां से है? बेरूबरी और चंपकम दोराई राजन में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को अंग माना, केशवानंद भारती में और संशोधन का अधिकार दे दिया। जब अंग है तो संशोधन हो ही सकता है, नहीं अंग है तो संशोधन कहां से हो जाएगा? 42वें संशोधन से कितने शब्द जोड़े गए? भारत धर्म निरपेक्ष है कि पंथ निरपेक्ष? भारत पंथ निरपेक्ष है। किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना? प्रस्तावना समझ में आ गया कि नहीं? आपके जितने छोटे भाई बहन है इंटर पास किए, उन लोगों से कहेंगे एनडीए का बैच स्टार्ट हो गया। ऑनलाइन, ऑफलाइन वाला होगा मतलब 26 तारीख से। ऑफलाइन कब से होगा? 26। और जो ऑनलाइन है आपके छोटे भाई बहन, उनको बोल देंगे कि कब से स्टार्ट हो जाएगा? आज से स्टार्ट हो जाएगा, आज शाम से ऑनलाइन में। सचिवालय वाला भी ऑनलाइन आएगा, ऑफलाइन नहीं। ऑनलाइन पढ़ो करे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे का क्लास कल से। आज टेस्ट हुआ है कौन भाग का? 1 से 5 तक का बनाए लो क्वेश्चन।